हाय गाइस, पिछले वीडियो में हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स पढ़ा था, जिसमें हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को। उसके बेसिस पे हमने बोला था कि रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होती है, और फिर रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी से हमने मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ अ मटेरियल निकाला था। ठीक है ना। अब हमें डिस्कस करना है 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स जो कि हमें नेचर में पाए जाते हैं। तो वो डिफाइन होते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के टर्म्स में। ठीक है ना। तो 3 टाइप के मटेरियल होते हैं, डायामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है। डायामैग्नेटिक मटेरियल में जो आपकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, ठीक है, वो नेगेटिव होती है, -1 से 0 के बीच में होती है। ठीक है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है आपकी, वो 0 से बड़ी होती है लेकिन स्मॉल होती है। ठीक है ना। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो 1 से बड़ी होती है और बहुत लार्ज होती है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगर आपने ये वाली इक्वेशन याद रख ली, इक्वेशन नहीं मतलब ये डेटा याद रख लिया, तो आपको पता चल जाएगा कि रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का रिलेशन क्या है, क्योंकि हम ऑलरेडी ये 2 इक्वेशंस डिस्कस कर चुके हैं। रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज इक्वल टू 1 + x और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज इक्वल टू μ0 टाइम्स μr, विच इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, है ना। तो अगर x -1 से 0 के बीच में है तो 1 + x कितना होगा, वो 0 से 1 के बीच में होगा। इसका मतलब रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी फॉर अ डायामैग्नेटिक मटेरियल 0 से 1 के बीच में होगी। अगर x 0 से बड़ा है तो 1 + x कितना होगा, 1 + x होगा 1 से बड़ा। तो आपकी रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी 1 से बड़ी होगी फॉर अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अगर x जो है बहुत ही लार्ज है तो 1 + x भी बहुत लार्ज होगा। इसका मतलब आपकी रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी 1 से बहुत लार्ज होगी। अगर आपका μ0 टाइम्स μ, अगर आपका रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी 1 से 0 के बीच में है, ठीक है, ये टर्म जो है वो 1 से 0 के बीच में है, तो μ0 से छोटा होगा। देखो ना, μ0 को मल्टीप्लाई करो आप 1 से छोटी टर्म से, तो μ0 से छोटा नंबर आएगा। मतलब μ0 × 0.5 या μ0 × 0.7 करोगे तो μ0 से छोटा नंबर आएगा। इसका मतलब μ आपका 1 से छोटा, म्यू आपका μ0 से छोटा आएगा। वही होता है डायामैग्नेट के केस में, μ0 से छोटा होता है आपका μ0 क्या है, आपका परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये याद रखना। ठीक है। यहाँ पे μr जो है पैरामैग्नेटिक के लिए 1 से बड़ा होता है। अब अगर μr 1 से बड़ा होगा तो 1 से बड़ा नंबर मल्टीप्लाइड बाय μ0 से बड़ा हो जाएगा। 1.2 × μ0 करके देखो। तो पैरामैग्नेट के लिए मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस से ज़्यादा होती है। ठीक है। और फेरोमैग्नेट में तो 1 से बहुत ही बड़ा होता है रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो आपका जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है वो आपकी परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस से बहुत ही ज़्यादा बड़ी होगी। ठीक है। ये टेबल सिंपल सा है, NCERT में भी दिया हुआ है। आप सिर्फ एक लाइन याद रख लोगे तो बाकी सारी लाइनें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। तो आइए अब चलते हैं डिटेल डिस्कशन में डायामैग्नेट, पैरामैग्नेट और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है। तो गाइज अब डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के कुछ की पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जो आपकी NCERT बुक्स में लिखे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो -1 से 0 के बीच में होती है, यानी कि नेगेटिव होती है और -1 से थोड़ी बड़ी होती है। ठीक है। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाते हैं। यानी कि अगर मान लो कोई डायामैग्नेटिक सब्सटेंस पे हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड के रीजन से वीक फील्ड के रीजन की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। ठीक है। तीसरी बात ये इंपॉर्टेंट है, अगर मान लो ये कोई डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो ये देखो, ये फील्ड लाइंस जा रही थी, ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस फील्ड लाइंस को ना एक्सपेल करने की कोशिश करता है। मतलब ऐसा ट्राई करता है कि फील्ड लाइंस इनके अंदर से जा ना पाए। ऐसा नहीं होता कि जाती नहीं है, लेकिन
जहाँ तक हो सके वो अपने आप से फील्ड लाइंस को एक्सपेल करने की कोशिश करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या कि मान लो यहाँ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था बी नॉट, तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है बी इंड्यूस्ड, तो बी इंड्यूस्ड जो होगा वो कम होगा बी नॉट से, ठीक है ना। यानी कि फील्ड जो होता है वो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। कुछ डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जांपल हैं कॉपर, लेड, सिलिकॉन और बिस्मुथ। और एक और स्पेशल केस है सुपर कंडक्टर्स का। सुपर कंडक्टर्स कुछ मेटल्स होते हैं जिनको बहुत ही लो टेम्परेचर्स तक आप कूल डाउन कर देते हो। ये क्या करते हैं, ये परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म दिखाते हैं, यानी कि इनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी होती है वो -1 के पास में होती है और ये परफेक्टली रिपेल कर देते हैं। मतलब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस मटेरियल के अंदर नहीं घुस पाएगी अगर ये एक सुपर कंडक्टर हुआ तो। इसको कहते हैं मेजनर इफेक्ट, ठीक है। अब एक छोटा सा पॉइंट बचा है डायमैग्नेटिज्म के रीज़न का, ठीक है। आओ वो डिस्कस करते हैं। मान लो कि ये कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है। तो हर सब्सटेंस एटम्स और मॉलिक्यूल से बना होता है। हर एटम और मॉलिक्यूल के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन होता है जो रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल है, मोशन में है, तो एक करंट डेवलप होगा। एक करंट डेवलप होगा तो एक मैग्नेटिक मोमेंट भी डेवलप होगी। क्या होता है, NIA होता है ना फॉर्मूला, नंबर ऑफ लूप्स मल्टीप्लाइड बाय करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया मैग्नेटिक मोमेंट का। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी परपेंडिकुलर टू द एरिया। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के एटम्स और मॉलिक्यूल्स भी एक मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हर एटम या मॉलिक्यूल की डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ठीक है। जिससे कि अब हम ये सारी मैग्नेटिक मोमेंट्स का वेक्टर सम करेंगे, तो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होती है फॉर अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो 0 होती है, ठीक है, क्योंकि हमें वेक्टर सम करना है, ठीक है। अब मान लो हमने इस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया B नॉट, ठीक है। इस केस में होगा क्या, देखो एक लेंज लॉ होता है, ठीक है, वो आप पढ़ोगे चैप्टर 6 में। लेकिन इस केस में लेंज लॉ एप्लीकेबल होता है, ठीक है। लेंज लॉ क्या कहता है, अगर आपने ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो जो मैग्नेटिक मोमेंट्स इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में थी वो तो रिड्यूस हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। मैं एरोज छोटे कर रहा हूँ रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है, वो छोटी हो जाएंगी। और जो मैग्नेटिक मोमेंट्स इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी वो बड़ी हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब होगा क्या, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की मैग्नेटिक मोमेंट्स थी वो छोटी हो जाएंगी या कम हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी, और ऑपोजिट डायरेक्शन वाली बढ़ जाएंगी। इसका मतलब कि जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है जो इंड्यूस हुई है इन द सब्सटेंस ड्यू टू एक्सटर्नल
magnetic field is opposite to the external magnetic field। क्या मतलब कि क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन वाली मैग्नेटिक मोमेंट स्ट्रेंथन हो गई और सेम डायरेक्शन वाली मैग्नेटिक मोमेंट्स वीकेन हो गई, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हो जाएगी अब इस मटेरियल के अंदर, वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगी। और क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगी, हमारा डायामैग्नेटिक्स फॉर diamagnets are repelled by a external magnetic field। कहानी क्या है? पहले तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट डायामैग्नेट में ज़ीरो होती थी, फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया एक्सटर्नल, तो लेंज लॉ की वजह से हमारे सेम डायरेक्शन वाली मैग्नेटिक मोमेंट्स कम हो गई और ऑपोजिट डायरेक्शन वाली मैग्नेटिक मोमेंट्स बढ़ गई। इसीलिए जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट एक्सटर्नल फील्ड लगाने के बाद इंड्यूस हुई है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, और इसी वजह से डायामैग्नेट्स जो हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होते हैं। ठीक है, कहानी समझ आ गई?